जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू करेंगे मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के बारे में। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान एक अहम पेशरफ सामने आई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये कहा गया है, जो उनका बयान सोशल मीडिया पे चल रहा है, कि अमेरिका और ईरान के दरमियान नहायत मुस्बत और नतीजा खेद मुज़ाकरात चल रहे हैं। ये एक नवीद है, एक अच्छी बात है जो इस वक्त हमारे सामने आई है। इसी हवाले से हम तफसीली बातचीत करेंगे। मुझे मुकालमा में ज्वाइन किया है माहिर बैन अल-अक़वामी अमूर डॉक्टर मोहम्मद अलियास अंसारी साहब ने। डॉक्टर साहब, मुकालमा में खुशामदीद। जी बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो बयान सोशल मीडिया पे सामने आया है कि ईरान के साथ नहायत मुस्बत और नतीजा खेज मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इसमें कुछ हकीकत है और वाकई ही मुज़ाकरात का सिलसिला चल पड़ा है? देखिए, इस चीज को कैटेगोरिकली ईरान की गवर्नमेंट ने डिनाई कर दिया है। बिल्कुल, उन्होंने डिनाई की है, आप सही कह रहे हैं। ईरानी गवर्नमेंट ने डिनाई कर दिया है कि हमारा कोई बराह रास्त यानी बिलावास्ता या बिलवास्ता, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं है। ठीक है। तो इसलिए ये हाईली अनप्रेडिक्टेबल शख्सियत हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब। तो उनका कुछ नहीं पता होता कि वो कब क्या कह दें, सच कह दें, झूठ कह दें। वो उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ताहम ईरानी गवर्नमेंट ने अपना मौक़िफ़ दे दिया है सही कि हमारा किसी भी सतह पे इनसे कोई राब्ता नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो अच्छी बात है, जंग रुकनी चाहिए और जंग से ज़ाहिर है कि फायदा तो कुछ भी नहीं होता। सही है। लेकिन बात यह है कि ये अचानक जो है वो उनका ये बयान सामने आना, इसके पीछे क्या वजूहात है? हाँ, ये असल सवाल है। बिल्कुल, क्या वो कोई टाइम बाय करना चाह रहे हैं और इस टाइम को बाय करने के दरमियान 5 दिन के अंदर वो कोई खास किस्म की हिकमत अमली जो है वो इख्तियार करना चाहते हैं ताकि ईरान को शदीद नुकसान पहुंचाया जा सके? क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो तो यही बताता है कि जून 2025 हो या ये 28 फरवरी 2026 हो, मुज़ाकरात के दरमियान ही उसकी आड़ में ही ईरान को विक्टिम बनाया गया, उसको निशाना बनाया गया, उसको हदफ बनाया गया। लिहाजा ये इसको एक इस एंगल से देखने की जरूरत है। दूसरी इसको इस एंगल से भी देखने की जरूरत है कि पहली मर्तबा प्राइम मिनिस्टर इस्राइल नेतन्याहू ने आके अपनी तबाही को जिस मजलूमियत के साथ बयान किया है कि देखिए जनाब, बच्चों को टारगेट किया है ईरान ने इस्राइल के अंदर जो हमले किए गए हैं, इससे जनाब 3 हिट हुई हैं, इससे देखें ये बिल्डिंग्स हिट हुई हैं। लेकिन इससे पहले वो जो कुछ गजा में करते रहे उसके लिए तो उन्होंने बैनुल-अक़वामी प्रेस तक को इजाजत नहीं दी थी। सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ये अब पहली मर्तबा जो वो सामने आए हैं, तो उसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इस्राइल के दबाव के ऊपर शायद कुछ कहा गया होगा कि वक्ती तौर पर ऐसा ना करें। और ईरान ने अटैक किया था पिछले दिनों तल अवीव के ऊपर, वहां के बिजली घरों के ऊपर, जिससे बिजली घर जो थे वो कुछ देर के लिए अपनी सर्विसेज छोड़ गए थे। जी ठीक है। वो अगर इसी तरीके से फिर इस तरह से होता है तो वो जो टेक्नोलॉजिकल अपना जो एक इन्होंने इमेज बनाया हुआ है इस्राइल ने कि हम बहुत बड़ी शय हैं, हम बहुत बड़ी शय हैं, तो वो इमेज शटर हो रहा है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ओवरऑल आप क्या समझते हैं कि इस वक्त खलीजी ममालिक की ओवरऑल वहाँ पे क्या सूरत हाल है? गल्फ पे क्या होने जा रहा है? आप क्या समझते हैं कि ये जंग लंबी चलेगी, प्लानिंग्स हो रही हैं, या कोई आपको मुस्तकबिल करीब में ये बंद होती या सीज फायर की तरफ जाती नजर आ रही है? आप क्या समझते हैं? देखिए, सूरत हाल ये है कि हम जब मुतालिया करते हैं, कोई किसी चीज़ का तज्जिया करते हैं, तो हमारे सामने कुछ पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर आम गली मोहल्ले में किसी की लड़ाई हो जाती है तो हमें पता होता है कि मोहल्ले का ये शख्स जो है ग्रज रखने वाला है, ये डरपोक है, ये हालात के मुताबिक बदल जाता है, ये कमजोर है या ये ताकतवर है। उसकी बुनियाद के ऊपर हमें उसके ट्रैक रिकॉर्ड को देख के जो है हम एनालिसिस कर देते हैं और कह देते हैं कि ये बंदा नहीं रुकेगा, या हम कह सकते हैं कि बहुत कमजोर है। तो जब हम यहाँ सूरत हाल को, प्लेयर्स को देखते हैं, तो जो की प्लेयर्स हैं इस सारी लड़ाई के अंदर, वो तो बुनियादी तौर पे जो समझने की जरूरत है वो तो इसराइल है। जी बिल्कुल। इसराइल जो है वो एप्स्टीन फाइल्स को इस्तेमाल करके ब्लैकमेलिंग करके जैसे कर रहा है, तो बेसिकली तो चाबी वहां से घूम रही है। ये पहली चीज। सही। तो फिर हम जब इसराइल का कैरेक्टर देखते हैं तो वो तो ग्रेटर इसराइल की बात है, मुसलसल लड़ाइयों की बात है,
और इसराइल में भी पर्टिकुलरली जब हम नेतन्याहू को देखते हैं तो नेतन्याहू पर जो मुकदमात अंदरूनी मुल्क दर्ज हैं करप्शन के और दीगर बिल्कुल वाक़यात के, दुरुस्त कह तो रहे हैं। वो अगर जंग रुकती है तो उसकी सूरत में तो उसकी मौत है सियासी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल इसलिए उसकी उसकी ख्वाहिश है कि जंग जरूर हो। सही इसलिए जब तक नेतन्याहू है इस चीज का इम्कान कम है कि जंग रुक जाए। रुक जाए। आर्जी वक्फा कोई आ जाए और वो टाइम बाय करके कोई नए हरकत करना चाहे, सही वो एक अलग बात है। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप डोनाल्ड ट्रंप की क्या पोजीशन इस वक्त देख रहे हैं, चूंकि उनके अपने मुल्क अमेरिका में भी जंग के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा राय आमा हमवार हो रही है, आगे मिड टर्म भी आ रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को क्या डिसीजन लेना चाहिए और वो क्या डिसीजन ले सकता है? क्या समझते हैं इस वक्त सूरत हाल ट्रंप के लिए कैसी है? देखिए, जिस वक्त 2003 में इराक के ऊपर हमले की तैयारियां भी जारी थी और उससे पहले 2001 में अफगानिस्तान पे अमेरिका हमला कर चुका था, ठीक है। दुनिया भर में बशमूल अमेरिका बहुत बड़े बड़े तारीखी मुजाहरे हुए थे। लेकिन उन मुजाहरों की बुनियाद के ऊपर जो है ना बरतानवी हुकूमत और ना अमेरिकी हुकूमत वो किसी दबाव में नहीं आए थे और उन्होंने वो ठान ली थी और उन्होंने अटैक कर दिया था। लिहाजा अगर हम ये समझें कि वो कोई डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, अवाम के दबाव की बुनियाद के ऊपर ऐसा कुछ कर लेंगे, खासतौर पे जंग को, तो उसकी कोई हैसियत इसलिए नहीं है कि जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स अमेरिका में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो बिजनेस कर रहे हैं उनका तो रोजी रोटी और धंधा यही है। वो तो उनके मफाद में है कि लड़ाइयां करवाएं, अपना असला टेस्ट करें, अपना असला फरोख्त करें। अब एक और जो मुसीबत पड़ गई है वो F-35 के जो इनविंसिबल और वो इनविजिबल और क्या कहते हैं कि नाकाबिले तस्खीर होने के जो दावे थे वो तो धड़ाम से नीचे आ गए, बहुत बड़ा उनके लिए। सही कह रहे हैं। दूसरी चीज जो इसके अंदर हम देखते हैं वो ये है कि क्या अमेरिकी सियासत जो है उसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप अपने मिड टर्म इलेक्शन जो कि नवंबर में होने जा रहे हैं उसके किसी लॉस से बचने की पोजीशन में होंगे। मेरा जाती ख्याल ये है कि जिस तरह से एप्स्टीन फाइल्स को इस्तेमाल किया गया है ये किसी भी सूरत में इसराइल जो है जब तक इस्तेमाल करना चाहेगा डोनाल्ड ट्रंप वही इस्तेमाल होते रहना है और वहां पे कोई डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट नहीं, कोई आवाम का प्रेशर नहीं, इलेक्शन लूज होते तो हो जाए। आप जरा गौर कीजिए जो एक लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप के लिए वो पीडोफाइल का इस्तेमाल हो रहा है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अंग्रेजी जो लफ्ज है जिसका उर्दू तर्जुमा मुझे मुनासिब नहीं लग रहा कि मैं करूं, तो बुनियादी तौर पे बहुत सादा लफ्जों में अंग्रेजी में हम कहें चाइल्ड रेपिस्ट किस्म का आदमी है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर जंग आगे बढ़ती है, ज़्यादा देर तक प्रोलॉन्ग होती है, तो आप किस तरह की सफबंदी देख रहे हैं? अमेरिका और इसराइल की तरफ कौन कौन से ममालिक आ सकते हैं? क्योंकि पहली कॉल पे जब डोनाल्ड ट्रंप ने पहली कॉल दी तब तो कोई मुल्क ना आया आबनाए हरमुज़ के हवाले से, लेकिन अब आप क्या देखते हैं कि किस तरह की सफबंदी हो सकती है अमेरिका के साथ और कौन से ममालिक जो है वो ईरान के साथ खड़े हो सकते हैं? देखिए, ये एक पेचीदा सा मामला है और जरा थोड़ा सा इस पे हम तफसील से अगर कुछ बात करेंगे तो शायद समझ में आ सके नाज़रीन को ये वाली बात। हमने ये देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने मुतालबा किया यूरोपीय ममालिक से, नेटो के जो अपने हलीफ हैं उनसे कि जी आए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है उसको खुलवाएं। तो हमें स्ट्रेट अवे या तो खामोशी नजर आई या इनकार नजर आया। नेटो ने तो ये तक कहा कि ये नेटो की लड़ाई नहीं है। नंबर 2, खुद उनके अपने 2 डिस्ट्रॉयर्स जो थे जेरल्ड फोर्ड और अब्राहम लिंकन, वो खुद क्या कर रहे हैं, वो कहाँ हैं खुद? तो ये उससे एक सवाल पैदा होता है। अच्छा, उसके बाद हमने ये जरूर देखा था कि जैसे ही ये ईरान के ऊपर अटैक किया अमेरिका और इसराइल ने, तो फौरी तौर के ऊपर जो ना जी यूरोप के वो तमाम ममालिक जो हैं जो अपने आप को बड़ा डेमोक्रेटिक और जनाब ह्यूमन राइट्स का चैंपियन और उसूल पसंद सियासत और इंटरनेशनल लॉ ये सारी बातें करने वाले हैं, ये बिल्कुल इस तरह से इनके बयानात आना शुरू हुए। आप जरा सन 1098 में या सन 1100 में चले जाएं सलीबी जंगों के हवाले से और देखें यूरोपीय लश्कर कैसे निकलते थे। ठीक है जी। अब असल में मसला ये कि यूरोप यकीनी तौर के ऊपर आ सकता था यहाँ पर, लेकिन प्रॉब्लम जो है ना उसको 2 हुए हैं। पहला प्रॉब्लम उसको जो हुआ है वो है यूक्रेन के हवाले से। जी बिल्कुल। यूक्रेन में अमेरिका ने जो रोल प्ले किया है और रूस के हवाले से जो उसका रवैया रहा है उससे अमेरिकी उसके इत्तेहादी जो हैं उनको बड़ी शदीद मायूसी हुई है। नंबर 1। नंबर 2, डेनमार्क भी नेटो का मेंबर है, यूरोपीय यूनियन में भी है और उसका इलाका है ग्रीनलैंड जिसको वो हथियाने के लिए अलग ऐलान बयान दे चुका है। ठीक है।
तो इससे उनको ये परेशानी हुई है कि भाई ये बंदा जो है नाकाबिल एतबार है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। सही ये हो सही गया एक पहलू। सही। लेकिन दूसरा पहलू ये है कि वो कौन से ऐसे मफादात होंगे जिसकी वजह से यूरोप को शायद हो सकता है अमेरिका की काल पे ना सही, बजाहिर अमेरिका की काल पे, लेकिन दर हकीकत अपने मफादात के तहत सही। यहाँ पर मुदाखलत करेगा। ठीक है। वो चीज है तेल। बिल्कुल सही कह रहे अगर हैं। स्ट्रेट ऑफ बिल्कुल हॉर्मज़ बंद रहती है, तेल की सप्लाई के हवाले से ये सही। मसाइल रहते हैं, जी तो बिल्कुल फिर अपनी मफादात के तहत शायद कुछ ऐसा हो सही। सके। बिल्कुल ठीक। लेकिन उसके अंदर भी एक पेचीदगी है, वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये वाली बात कही कि जो हमने रूस के तेल के ऊपर पाबंदियां यूक्रेन की जंग के हवाले से लगाई थी, जी जी हम उसको ईज कर रहे हैं, आप जी वहां से बिल्कुल तेल ले आओ। इंडिया सही को भी कह उन्होंने रहे हैं। इजाजत दी थी। सही सही। लेकिन लेकिन इससे अल्टीमेटली ये मसले का हल यूरोपीय ममालिक को भी पता है कि ये एक आर्जी हल है, और क्या पता वक्ती तौर के ऊपर रूस भी देने से इनकार कर जी दे, बिल्कुल बिल्कुल तो ये जंग ज्यादा खिंचती है, तो सही। फिर आगे आ गई सर्दियां। तो ठीक है। यूरोप में हीटिंग सिस्टम के बगैर तो गुजारा करना बहुत जी मुश्किल होता बिल्कुल है आप ना। सही कह रहे हैं। बिल्कुल अच्छा, अब डॉक्टर साहब आप क्या समझते हैं कि आबनाए होर्मुज़ के ऊपर क्या ईरानी कंट्रोल कायम रह पाएगा, या आगे आप क्या देख रहे हैं कि इसका कोई जो ये रास्ता खुलवा पाएगा, अमेरिका अपने इत्तेहादियों को बुला पाएगा, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आबनाए होर्मुज़ की? देखिए, ये सब कुछ करने के लिए जो पहली शर्त है ना, वो है बूट्स ऑन ग्राउंड्स। अच्छा फौज का ईरानी सरजमीन के ऊपर उतरना। ठीक है। उसके लिए कौन सा यूरोपीय मुल्क तैयार होगा बशमूल अमेरिका, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन। चले हम बहुत एक वर्स्ट केस सिनारियो में जाकर देखते हैं जी कि अमेरिका, जैसे कि उसने बयान दिए जी हम 45,000 फौजी भेज रहे हैं, या 4500 फौजी भेज रहे हैं, या हम इतने फौजी भेज रहे हैं। एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि वो उसके कुछ इलाकों में उतर जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो इस वक्त ईरान ने अपनी रेजिलियंस साबित की है, उसके पास फिजाइया नहीं है। इसके बावजूद कि 23-24 दिन हो गए इस लड़ाई को, बम्बार्डमेंट का सिलसिला मुसलसल जारी है, बिल्कुल और इसके बावजूद उसमें कोई नजर नहीं आ रही, ना उनको कोई खुराक की किल्लत है, ना वहां कोई अवाम जो है जी कोई बेचैन नजर आ रहे हैं, सही। और मामूलाते जिंदगी जारी हैं, और उनके मिसाइलों का कोई खात्मा नहीं हो सका, ठीक उनकी है। फैक्ट्रीज का कोई खात्मा नहीं हो सका। तो क्वेश्चन ये है कि एक ऐसे मुल्क में जिसमें अतराफ के अंदर पहाड़ फैले हुए हों, दरमियान में डेजर्ट फैला हुआ हो, कुछ इलाकों को छोड़कर, तो ये बूट्स ऑन ग्राउंड जो है वो कहां तक जाएंगे? नंबर 2, इसके बाद उसके ईरान के पास जो एक बेहतरीन चीज मौजूद है, वो जो ताबड़तोड़ हमले जीसीसी कंट्रीज में, उसके अलावा इराक और जॉर्डन में और इसराइल में है, उसमें यकीनन इजाफा होगा, और फिर ये उसकी सर्वाइवल की जंग होगी। उसके अंदर वो किसी भी एक्सट्रीम पर जाने के लिए मजबूर होगा, तंग आमद बजांग आमद मामला होगा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर इसी तरह को ताबड़तोड़ हमले जो है वो ईरान के ऊपर जारी रहते हैं, और फिर वो आबनाए होर्मुज़ की तरफ अगर कोई ऐसी वहाँ पे बैरी बेड़े आ भी जाते अगर किसी तरीके से, तो क्या नतीजतन फिर ईरान तो कह रहा है कि मैं फिर सब जो गल्फ कंट्रीज़ है उसके जितने भी एनर्जी की रिसोर्सेज उस पर हमला करूँगा, तो ये अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी सूरत हाल डेवलप होती है, तो दुनिया के लिए कितने बड़े एनर्जी क्राइसिस जो है वो पैदा हो सकते हैं, और सबसे ज़्यादा कौन से ममालिक मुतासर हो सकते हैं? फ्रांस की एक बहुत बड़ी ऑयल कंपनी है टोटल एनर्जीज जी। उसके सीईओ का कल जो है वो इंटरव्यू अल जजीरा पे छपा है, और रॉयटर्स ने भी उसको नकल किया है। ठीक है। उसमें उसने बताया जी कि अगर ये जंग इसी तरीके से 6 महीने अगर और खिंच गई, तो फिर दुनिया एक ऐसे हौलनाक मुस्तकबिल की तरफ बढ़ेगी एनर्जी क्राइसिस के हवाले से कि उसके बहुत खौफनाक असरात होंगे। अच्छा, यहाँ पे ये समझना भी जरूरी है, एनर्जी को अगर आप सिर्फ ये समझ रहे हैं कि जी वो जहाजों के लिए, ट्रेनों के लिए, शिप्स के लिए, मोटर गाड़ियों के लिए, मोटर बाइक्स के लिए, ट्रकों के लिए, इनके लिए सिर्फ डीजल, पेट्रोल, हाई ऑक्टेन वगैरह वगैरह जो है सिर्फ वही चीज इसके अंदर आ रही है, तो ये एक तरफ रख लीजिए। सैकड़ों चीजें पेट्रोकेमिकल्स की मदद से बनती हैं, उसमें पेट्रोकेमिकल की बहुत बड़ी रेंज है। जी, खाद उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, अमोनियम नाइट्रेट उसमें बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो खादें हैं अगर नहीं पहुंचती मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ किस्म की फसलों के हवाले से, तो वो जो ग़िज़ाई बहरान है वो आप जरा अंदाजा कीजिए। और इसमें एक पॉइंट और ध्यान रखिए कि दुनिया के अंदर रूस और यूक्रेन रकबे के लिहाज से बहुत बड़े मुल्कों में से हैं, और बल्कि रूस तो है ही सबसे बड़ा मुल्क, 1,16,00,000 स्क्वायर किलोमीटर के साथ दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। अगरचे उसमें बहुत बड़ा इलाका बर्फीला भी है, लेकिन गेहूं बहुत ज्यादा उगाता है।
यूक्रेन की भी ये सूरत हाल है। बहरान पैदा हो रहा था, ट्यूनिस यानी शुमाली अफ्रीका से लेके इधर मिस्र तक आप आ जाएं, ये सारे मुल्कों को और तुर्की को गंदम की सप्लाई का बहुत बड़ा मसला बनना था। सोयाबीन से बनने वाला तेल उसका बहुत बड़ा मसला बनना था। तो तुर्की ने अपने यहाँ बुलाकर यूक्रेन को और रशिया को 2023 के अंदर उन्हें बुला के उनसे कहा कि भाई ये काम चलने दो, आप हमारा ये ब्लैक सी इस्तेमाल करें, अपने ये जारी रखें कि एक दूसरे के शिप्स पे हमला न करें, खुराक की सप्लाई जारी रहनी चाहिए। अगर दूसरी जानिब रूस भी उस सूरत हाल का फायदा उठा के अमेरिका पे ना सही यूरोप पे दबाव बढ़ाने के लिए गंदम की सप्लाई का सिलसिला बंद कर दे, इधर से आपको सिलसिला बंद हो जाए, तो आप अंदाजा लगा लें ग़िज़ाई बहरान कहर की सतह पे पहुंच जाएगा। और जरा ज़हन में रखिएगा इस बात को कि जो 40s के अंदर अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में उस वक्त के बंगाल के अंदर कहत क्रिएट किया था कि यहाँ से चावल मकामी लोगों को नहीं देना, और जंग चल रही है, अपनी फौजों का सप्लाई करना, लाखों लोग बंगाल में तो ये खौफनाक मंजर भी अल्लाह ना करे हो सकते हैं। सही। अच्छा, इस सारी सूरत हाल के तनाज़र में आप क्या समझते हैं कि चाइना का क्या किरदार हो सकता है? क्या कोई फैसला कौन किरदार उसका, कुछ सियासी किरदार ऐसा चाइना अदा कर सकता है जिससे ये जिस बुरान का भी आप जिक्र कर रहे हैं, इस बुरान से बचने के लिए कुछ किया जा सके? देखिए, चाइना जो है वो अभी तक की जो उसका कैरेक्टर है या उसकी जो रिकॉर्ड है उसको सामने रखें, तो वो बहुत खामोशी के साथ आगे बढ़ने वालों में से हैं। उन्हें मालूम है कि अगर ईरान लूज होता है तो उस सूरत के अंदर मेरी जो तरक्की है उस पर बहुत गहरा असर पड़ता है। नंबर वन, बहुत सस्ता तेल मिलता है ईरान से। ईरान अपना जो टोटल तेल जो है वो एक्सपोर्ट करता है, वो 90% जाता है इधर, सॉरी 80% जाता है चाइना में। जी बिल्कुल, 80%। तो चाइना के लिए ये भी एक मुश्किल को पेश आ जाएगी मुश्किल। नंबर दो, वो ये भी नहीं चाहेगा कि डॉलर फौरी तौर पे बेवकूफ हो, क्योंकि उसके पास कोई 3 ट्रिलियन के आसपास अमेरिकन बॉन्ड्स हैं, और वो आखिर कहाँ जाएंगे? मार्केट में डालते हैं तो डॉलर नीचे क्राइसिस में आएगा, अमेरिका वो दे नहीं सकेगा। उसके ये भी प्रॉब्लम है कि वो अमेरिका को अगर नुकसान पहुंचाता है बहुत ज्यादा, तो तब भी उसको नुकसान पहुंचता है, ईरान को नुकसान पहुंचता है, तब भी चीन को नुकसान पहुंचता है। तो वो अब डिप्लोमेटिकली क्या कर सकता है? मुज़ाकरात के लिए बात कर सकता है, नंबर वन। नंबर टू, यूएन के अंदर कुछ करारदाद लाई जाए, सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, वहां पे उसका डिप्लोमेटिक रोल हो सकता है। पोलिटिकली वो डायलॉग के लिए ओमान को या कुछ और ममालिक को दरमियान में बीच में लेके आ सकता है, भाई आप सिलसिला जुम्बानी जो है दोबारा शुरू करें। मिलिटरीली वो जो है इस वक्त ईरान को एक मजबूत इत्तेहादी के तौर पे दिखाना चाहता है, ताकि वेस्ट को पता चल जाए कि इसके पास जो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन आ रही है, सैटेलाइट इमेजेस आते हैं, ठीक इंफॉर्मेशन, ये ठीक ठीक वो टारगेट कर रहा है। तो जनाब ईरान की तो वो सलाहियत शायद उतनी नहीं है, तो ये कहीं से आ रही, रूस दे रहा है या सही। तो चीन अपना वो इमेज भी बुलंद कर रहा है। वो चाहेगा कि इस तरीके से जंग का दायरा बहुत ज्यादा वसी ना हो और इसका कोई दरमियानी रास्ता निकले। लेकिन बिल्कुल ठीक है, ईरानी क़यादत शायद इसके लिए अभी राजी नहीं होगी। अगर वो इस वक्त राजी होती है तो उसको इंटरनल प्रॉब्लम होगा। जी ठीक है, जी ठीक है। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और प्रोग्राम में शामिल हुए। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम मुकालमा का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मैं अपने मेहमानान गिरामी हकीम रात नसीम चौधरी साहब और डॉक्टर अंसारी साहब का बेहद मशकूर हूँ कि जिन्होंने वक्त निकाला और प्रोग्राम में शामिल हुए। नाज़रीन, अपने मेज़बान सईद अलवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।